गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो गांव के रहने वाले एक एक इंसान को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। जब गांव के आर्टिकल नंबर 37 में क्या किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया। कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 37 में। ठीक है, तो 36 किसके बारे में बात करता है, राज्य की परिभाषा बताता है। 37 किसके बारे में बात करता है, 37 बताता है कि आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। 38 दोस्तों किसके बारे में बात करता है, 38 नंबर कहता है कि आप समानता लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, ठीक है, राज्य लोक कल्याण में ऐसा काम करेगा जिससे क्या क्या आ जाए, आर्थिक समानता आ जाए, सामाजिक समानता आ जाए और राजनीतिक समानता आ जाए। पूछता है पेपर में, क्वेश्चन पूछेगा कि जो डीपीएसपी का जो डिस्कशन किया गया है इनको और कहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इन चीज़ों की बातें और कहाँ पे की गई हैं, तो प्रस्तावना में की गई। कहाँ की गई, प्रस्तावना में की गई। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि इनको लिया कहाँ से गया है ना, तो इनको उठाया गया है आयरलैंड से। कहाँ से उठाया गया, आयरलैंड के टॉपिक से। ठीक है, इसका जो डिस्कशन किया गया है वो कहाँ पे है, पार्ट 4 में किया गया। कहाँ पे किया गया, भाग 4 में किया गया। संविधान के हमें पता है ना कितने भाग हैं, ठीक है, टोटल कितने भाग हैं इसको कमेंट में करके बताओ। ठीक है, तो इसके भाग 4 में किया गया है। अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि इनका जो डिस्कशन है वो कहाँ से कहाँ तक की है ना, तो इनको 36 से लेकर के 51 तक की क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। किसके बारे में, डीपीएस के बारे में। ठीक है, फिर उसको कहते हैं कि ये जस्टिफिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब इनको न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 36 से लेकर के 51। अच्छा, डीपीएसपी का जो नेचर है वो कैसा है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनका नेचर है, अगर मैं इनकी बात करूँ नेचर कैसा है, तो कह सकते हो कि जैसे एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं। ठीक है, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है और एक तरफ क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, मतलब जितना जरूरी फंडामेंटल राइट्स है और उतना ही जरूरी क्या होगा, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी क्या है, नेसेसरी है हमारे लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 36 से लेकर के जो 51 तक के जो आर्टिकल डिस्क्राइब किए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 36 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल नंबर जो 36 है वो सेम डेफिनेशन स्टेट के बारे में बात करता है जैसा कि आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, सभी सेम है। अच्छा, तो अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूं तो स्टेट है क्या, तो स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो वेलफेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोक कल्याण में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सबको क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। क्या किया गया, उन सभी चीज़ों को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे LIC हो गया, सहारा हो गया, ये भी क्या है, एक स्टेट में ही इनको काउंट किया जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डीपीएसपी है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डीपीएसपी की वजह से क्या होता है हमारे कंट्री में, ठीक है, डीपीएसपी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में, क्वेश्चन पूछेगा कि जो डीपीएसपी का जो डिस्कशन किया गया है इनको और कहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इन चीज़ों की बातें और कहाँ पे की गई हैं, तो प्रस्तावना में की गई। कहाँ की गई, प्रस्तावना में की गई। तो प्रस्तावना में किसके बारे में बात कर रहा है, प्रस्तावना में समानता के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, समानता के बारे में बात करता है। तो कौन सी समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए और सामाजिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 36 के बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 36 बात करता है हमारे, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेगा। 37 नंबर क्या कहता है, 37 नंबर कहता है, 37 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 37 नंबर कहता है कि आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा जा सकता है। सपोज कोरोना टाइम चल रहा था, है ना, हमें पता है हमारा देश कोरोना से दौर है, कोरोना टाइम से गुजरा है। ठीक है, अब कोरोना में मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके घर बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो अब उसी टाइम क्या की गई, इस स्कीम को मान लीजिए रोक ली गई। क्या कर ली गई, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में हमारे देश पे ऊपर कौन सी विपत्ति आ जाए या कौन सा इनिशिएटिव हमें लेना पड़ जाए, तो हमें अपना पैसा सेव करना होगा, है ना। तो अब इस बात को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो कि मेरा घर बन रहा था, एक किस्त आ चुकी थी, दूसरी किस्त अभी नहीं आई है। ठीक है, अब इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, हाई कोर्ट में खड़े हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये गैर न्यायोचित है। आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक, आर्टिकल नंबर 37 में क्या किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया। कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 37 में।
ठीक है। तो 36 किसके बारे में बात करता है? राज्य की परिभाषा बताता है। 37 किसके बारे में बात करता है? 37 बताता है कि आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। 38 दोस्तों किसके बारे में बात करता है? 38 नंबर कहता है कि आप समानता लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? ठीक है, राज्य लोक कल्याण में ऐसा काम करेगा जिससे क्या क्या आ जाए? आर्थिक समानता आ जाए, सामाजिक समानता आ जाए और राजनीतिक समानता आ जाए। सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है कि मतलब ये जो कास्ट वाली व्यवस्था है, ठीक है, जातिगत व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इनको इनमें से लोगों को निकाल करके, ठीक है, लोगों को, सभी लोगों को क्या लेके आना है? मुख्य धारा में लेकर के आना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमें सामाजिक रूप से सबको बराबर लाने का एक और प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का अगर विकास हुआ है तो समावेशी विकास, मतलब गांधी जी का भी ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो गांव के रहने वाले एक एक इंसान को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। जब गांव के रहने वाले लोग मजबूत हो जाएंगे, हमारी जनता मजबूत हो जाएगी, तो देश क्या हो जाएगा? खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो हमें इनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, हमें क्या लाना पड़ा? समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ठीक है। तो हमारे जो डीपीएसपी है, इनको 3 कैटेगरी में बांधा गया है। ठीक है, एक समाजवादी कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, एक उदारवादी कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है? गांधी से इंस्पायर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो गांधी की जो डिमांड थी या गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, क्या उसको कहीं संविधान में उल्लेख किया गया है? तो जी हाँ, इनका उल्लेख किया गया है। इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया? डीपीएसपी में किया गया। कहाँ गया है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या किया गया है? गांधी जी के गांधी जी की जो मूल अवधारणाएं थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनको भी क्या किया गया है? उतारा गया है। जैसे आर्टिकल नंबर क्या है? 40 क्या है? इसके बारे में तो बात करता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, ग्राम स्वराज की बात करना। बात समझ रहे ना? मनरेगा में 100 दिन काम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? आर्टिकल नंबर 40 से तो इंस्पायर हुआ है ना? मनरेगा का जो काम है ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 से इंस्पायर हुआ है। 100 दिन काम मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या है? जब सबके पास अच्छा पैसा होगा, ठीक है, कोई ऊंचाई नीचाई की कोई भावना नहीं होगी, सभी लोग एक मेन स्ट्रीम में होंगे, मुख्य धारा में होंगे, ठीक है, एक अच्छी सोशल लाइफ होगी, तो हमारा देश खुद में समृद्ध हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से आर्टिकल नंबर 40 किसके बारे में बात करता है? ये गांधीयन आइडियोलॉजी को लेकर के आया हुआ है। पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक है, पशु बलि पर रोक लगाना, ये सब किसकी आइडियोलॉजी है? ये गांधी जी की तो आइडियोलॉजी है। तो गांधी जी के मूल्यों को कहाँ उतारा गया है? डीपीएसपी में उतारा गया है। कहाँ उतारा गया है? डीपीएसपी में उतारा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जी हाँ। तो हमने 36 देखा, 37 देखा, 38 देखा। तो 38 में हम लोगों ने क्या देखा? हमने इक्वालिटी की बात करनी है। इक्वालिटी मतलब कैसे समानता होनी चाहिए? राजनीतिक समानता होना चाहिए। ठीक है। अब राजनीतिक समानता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक समानता का मतलब क्या है कि समाज के हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जिस क्लास के भी आ रहा हो, चाहे वो जिस जेंडर का हो। ठीक है। कोई चीज़ उसको इम्पोज नहीं करना है, उस पर थोपनी नहीं है कोई चीज़। और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है ना कि हर एक व्यक्ति क्या बन सकता है? रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है। तो मैंने 38 के बारे में बात कर लिया। 39 क्या कहता है? आर्थिक न्याय। क्या बात करता है? आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो 6 क्लॉज हैं आप उनको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है। आर्थिक न्याय। और 40 नंबर मैंने अभी जैसे बताया कि ग्राम पंचायतों के संगठन, ठीक है, और उनको मजबूत करना, एम्पावर्ड करना, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 41 के बारे में। किसके बारे में? 41 के बारे में। तो कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार मतलब कि काम मिलेगा, हमें एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, एजुकेशन मिलेगी और लोक सहायता मिलेगा। क्या मिलेगा? लोक सहायता, पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है, पब्लिक हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो लोक सहायता पाने का अधिकार हो गया। अब आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत, ठीक है, और मानवोचित दिशाओं में प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत मतलब हमें एक ऐसा काम मिलेगा जो न्याय संगत हो, ठीक है, कुछ गलत काम ना हो। प्रसूति सहायता, मान लो कि कोई भी लेडी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम से गुजर रही हुई है, ठीक है, तो उस टाइम में उसको क्या बनेगा? मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया? डीपीएसपी से उठाया गया है ना। तो मानवोचित दिशाओं में, ठीक है, प्रसूति सहायता। ठीक। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाचित मजदूरी और कुटीर उद्योग। ठीक है। क्या लगाना है? छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाना है। ठीक है। एमएसएमई जिसको बोलते हैं, एमएसएमई सेक्टर को कौन इंपोर्ट करता है? गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, उनको फंडिंग भी करती है एमएसएमई को, है ना। तो इसमें भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है कुटीर उद्योग लगाने के लिए। ठीक है। और निर्वाचन मजदूरी, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या मिल रहा है? हमें मजदूरी मिल रही है। ठीक है।
फिर हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 44 के बारे में, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अपने मैनिफेस्टो में यही बताती है ना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, ठीक है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से समझने का मतलब क्या है, जैसे कि हमें पता है राइट टू इक्वालिटी है हमारे देश में, ठीक है। तो देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जिस समुदाय का हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है, सबको क्या मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मुस्लिम में क्या होता है, ट्रिपल तलाक था, क्या था, ट्रिपल तलाक था, ठीक है। तो अब जैसे पुरुष जैसे कि अन्य जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ठीक है, इसमें ट्रिपल तलाक नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग था ये। तो अब इसमें मुस्लिम महिलाएं क्लेम करने लग गई कि जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, गलत है, कि हम गुस्से में आ गए, 3 बार बोला तलाक 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 और क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। ऐसे थोड़े ना होगा। तो इसके ऊपर भी क्या लाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। क्या लाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया और ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो ये क्या है, एक पहल थी, क्या है, एक पहल थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस समुदाय का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे वो जो भी भाषा बोलता हो, सबको क्या किया जाएगा, एक समान नागरिक संहिता मिलेगी, मतलब कि एक समान न्याय मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग, ठीक है। अन्य दुर्बल वर्ग मतलब वही जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से, जैसे अब क्या मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है ना। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, इसका क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होगी, क्या होगी, शिक्षा भी मिलेगी और उनको अर्थ संबंधी मतलब उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया है, ठीक है। जो एससी क्लास का हो, या एसटी क्लास का हो, या ईडब्ल्यूएस सिस्टम का हो, ठीक है, सबको क्या मिलेगा, शैक्षणिक रूप से और अर्थ संबंधी क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। और उनमें अभिवृद्धि की जाएगी, अभिवृद्धि मतलब कि उनका अपलिफ्टमेंट की बात की जाएगी। अब आर्टिकल नंबर 47 किसके बारे में करता है, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि पोषाहार स्तर में बढ़ोतरी करना, जीवन स्तर में ऊंचा करना, ठीक है, और स्वास्थ्य। आर्टिकल नंबर 47 किसके बारे में बात करता है कि आपके पोषाहार स्तर को क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, पोषाहार स्तर को बढ़ाना है। अच्छा, इसको समझते कैसे हैं, अब जैसे हमारे देश में टीबी जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, जिसका बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम है ना। तो अब टीबी देखा गया है कि बेसिकली टीबी किन लोगों में हो रहा है, जो लोग माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। क्या है, न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है लेटेंट फॉर्म में है। जैसे देखता है कि आपका शरीर कमजोर हो गया, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, वहीं क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, वहीं क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। इसको हम लोग क्षय रोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्षय रोग भी बोल सकते हैं। तो अब टीबी उन्मूलन के लिए हमारा देश क्लेम करता है ना, कि 2030 तक की हम लोग क्या कर देंगे, टीबी फ्री कर देंगे। तो टीबी को फ्री करने के लिए एक माल न्यूट्रिशन होना चाहिए, सबको पोषाहार स्तर में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, योजना चलाते हैं। क्या कराते हैं, योजना चलाते हैं, ठीक है, कि सबको मुफ्त राशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मुफ्त राशन मिल रहा है ना सबको। तो मुफ्त राशन मिलने का माध्यम क्या है, ठीक है, कि आपके पोषाहार स्तर को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया कि जीवन स्तर को अच्छा करना। जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा, जब आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो आपको रोजगार प्रोवाइड कराने का काम भी किसका होता है, सरकार का काम होता है, क्योंकि जीवन स्तर तभी अच्छा होगा ना, लाइफ स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, जब आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है ना। तो आपका क्या होगा, जीवन स्तर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल नंबर 47 इन्हीं सब चीजों का प्रावधान कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि आपको लोक सहायता का सुधार करना है। क्या करना है, लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों दूसरी चीज इसमें क्या कहता है, तो दोस्तों इसमें दूसरी चीज कहता है कि आपके लोक स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार करना है। क्या करना है, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है। जैसे कि CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हर ब्लॉक में क्या होता है, CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, मुफ्त में इलाज मिलता है, ठीक है, जिससे आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना है। मतलब कि आपको, हमें पता है हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, ठीक है, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। और पशुपालन का संगठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पशुपालन का क्या करना चाहिए, संगठन करना चाहिए। अब इसमें फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
आर्टिकल नंबर 48 में एक और क्लॉज जोड़ दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल नंबर 48A। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण एवं संरक्षण, ठीक है, इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण होगा तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, इसके ऊपर नियम लेकर के आई है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से एक्ट लेकर के आती है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, आपका एनवायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा और उनके अंदर रहने वाले जीव हैं, जंतु हैं, उनका भी क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 49 के बारे में। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। अब क्वेश्चन आपको पता है आर्टिकल नंबर 49 और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में फंसा देता है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों के स्थानों एवं वस्तुओं की क्या करना है, रक्षा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके गली में कोई एक पार्क बना हुआ है, तो वो पार्क आपका पर्टिकुलर नहीं है, वो एक क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि आपके पड़ोसी भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी वहाँ पे व्यायाम का एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। ठीक है, उसको सब लोग एंजॉय करेंगे। अगर पब्लिक प्लेस पे अगर एक पानी का नल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें सब लोग पानी भरेंगे, तो आपको क्या करना है, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके यूज़ के लिए है। अगर आप ही उसको वेस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा क्या है, आर्टिकल नंबर 49 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। अब अनुच्छेद संख्या क्या कहा गया है, 50, किसके बारे में बात कर ले रहे हैं, आर्टिकल नंबर 50। अब आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। हमें पता है भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, अगर सरकार कोई गलत काम करती है, कोई गलत नियम लेकर के आती है, कोई गलत बिल पारित हो जाता है और न्यायपालिका जो कि जुडिशियल रिव्यू का काम कर रही है, उसको देखने का काम कर रही है, अगर उसके गलत नियमों को सही साबित कर देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चोर चोर मौसेरे भाई का कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो इस वजह से हमेशा से क्या कहा गया है कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इसका हमेशा क्या होगा, पृथक्करण होगा। क्या होगा, पृथक्करण होगा। मतलब इसको हमेशा अपनी आंख बना करके रखना है, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। ठीक है, सपोज करो अभी किसान का बिल आया था, ठीक है, किसान फॉर्म बिल आया था ना, एमएसपी को लेकर के, तो अब क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, लोगों ने चैलेंज किया था इसको लेकर के। अब अगर सरकार, यदि न्यायपालिका जाकर के सरकार से मिल जाती और इनके द्वारा जो पारित किए गए नियम हैं इनको सही कर देती, तो क्या किसानों को उनका राइट्स मिलता, वो सही है गलत है, उसकी जांच करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका का एक्चुअली में काम क्या है, न्यायपालिका का काम है कि संविधान को पढ़ना और संविधान की व्याख्या करना। न्यायपालिका का काम क्या है, संविधान की व्याख्या करना, और संविधान के अंदर जो दिए गए प्रावधान है, यदि कोई भी नियम बनता है जो कि उन प्रावधानों के विसंगत है, उन प्रावधानों से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा संविधान, क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उन नियमों को खारिज कर देगा, या तो पूरा बिल हटा देगा, या फिर उतने ही बिल को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, जिसमें से जितने प्रावधान गलत हैं, बाकी बिल को रहने देंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में हमेशा क्या होगा, पृथक्करण का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 50 में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 51 क्या है, आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे, हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, हमें अमेरिका के साथ संबंध कैसे रखना है। ठीक है, और हमें एक पीस मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो ऐसा प्रोविजन कहाँ पे दिया रखा है, आर्टिकल नंबर 51 में बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपीएसपी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और तुम लोग को भी समझ में आया होगा, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सरकार के काम हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।